हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग एक एग के सामने खड़ा हुआ था और यहाँ पर खड़े होके उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि ये जो एग था धीरे धीरे करके इसके अंदर क्रैक्स पड़ रहे होते हैं। और साथ ही लुओ फेंग इसको देख के ये कह रहा होता है कि जो स्क्रब स्किन मैंने ऑप्शन के थ्रू गेन की थी, ऐसा लग रहा है कि अब ये ऑलमोस्ट इसका क्लोन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि लुओ फेंग इसको क्लोन के अंदर तब्दील करने के बारे में सोच रहा था। एग यहाँ पर तुरंत ही क्रैक पड़ के फूट जाता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ जीन्स डेवलप हो रहे थे और ये जीन्स काफ़ी हद तक डेवलप्ड होके एक ह्यूमन की एक किसी क्लोन का रूप भी ले रहे थे। लुओ फेंग इसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जीन काफ़ी तेज़ी के साथ में डेवलप्ड हो रहे थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके पूरी ही बॉडी डेवलप्ड हो जाती है और यहाँ पर पूरे तरीके से क्लोन कंप्लीट हो गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब लुओ फेंग को देख रहा था और यहाँ पर लुओ फेंग इसे देखते हुए ये कह रहा होता है कि लाइफ एनर्जी के तौर पे स्क्रब जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वैसे इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके उसने अपने आप को उस फाइटर के तौर पे भी कन्वर्ट कर लिया था, जिससे कि आजकल लुओ फेंग की फ़ाइट हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है और उसके बाद वो यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बहमूद को भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि इसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग ये कह रहा था कि भले ही ऑल दो हमारा ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो है वो इतने ज़्यादा हाई लेवल पे ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर ये दोनों ही फाइट करेंगे तो दोनों के बीच में कॉस्मिक लेवल की फ़ाइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पिरिट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और क्लोन क्योंकि किसी भी शेप को ले सकता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ईजी लुओ फेंग के लिए रहेगा। हालांकि इसके बाद लुओ फेंग ये भी कह रहा था कि ये जो सीक्रेट कोड होता है अपने अंदर कंटेन करके रखता है और ये ओरिजिनल लॉ ऑफ स्पेस है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अब वो ये कह रहा होता है कि मेरी मेमोरी के हिसाब से रोंगजुन की जो स्प्लिट है वो आपकी आसानी के साथ में चेंज हो सकती है और डिटेल्स जो है बॉडी की वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से अब कैच की जा सकती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर लुओ फेंग के साथ में उसका सेकंड क्लोन आ चुका था और वो यहाँ पर एक थर्ड क्लोन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था, क्योंकि अब उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर अपना क्लोन भी है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर भी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लुओ फेंग ये सोच रहा होता है कि अब तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद भी रोंगजुन की तरह हो सकता हूँ, क्योंकि रोंगजुन अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से फाइट करने में इसलिए समर्थ हो जाता है क्योंकि उसके पास में कैपेबिलिटीज़ हैं अपने क्लोन को बनाने की। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग इस क्लोन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ जो सीन था अब वो वापस से वहीं शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर लुओ फेंग उसी सीनियर के साथ में फ़ाइट कर रहा था और सीनियर इस बार काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा होता है लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो हवा में उछलते हुए लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर रहा था, बट इस बार एक फॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि लुओ फेंग अब अपने क्लोन्स का भी सहारा ले रहा था और ये स्पिरिट क्लोन काफ़ी बुरे तरीके से लुओ फेंग के साथ में मिलकर अब अटैक कर रहे होते हैं उसी नीडल का इस्तेमाल करके। जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर बबाता ये कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि लुओ फेंग अब तुम्हारे हिट जो है वो पहले से ज़्यादा हार्ड हो गए हैं और साथ ही तुम्हारी पावर अब वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि तुम यहाँ पर अब उसी स्पिरिट पावर का भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पर तीन तीन क्लोन थे जिसके चलते अब यहाँ पर काफ़ी मुश्किल आने लग पड़ी होती है यहाँ पर इस बंदे को। और यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक तरीके से वो एक ही बार से तीनों को ही हिट करता है, बट अब यहाँ पे क्योंकि तीन तीन फाइट करने वाले थे तो अब इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। इवन बबाता भी यहाँ पर आ जाती और कह रही थी कि सीनियर ऐसा लग रहा है कि अब आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब आपको कोई भी नहीं बचा सकता। थोड़ी सी भी गलती अगर आप करते हैं तो फिर आप अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी के अंदर भी फंस सकते हो। लेकिन सीनियर वो भला कहाँ ही बबाता की बातों को सीरियसली ले रहा था, जिसके चलते अभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लगातार स्ट्रगल ऐसे ही करता जा रहा होता है। और यहाँ पर वो ये कह रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं हार सकता, काफ़ी गुस्से से आगे बढ़ता और काफ़ी तेज़ी के साथ लुओ फेंग को फिस्ट के थ्रू हिट करने वाला था, लेकिन लुओ फेंग उससे बच जाता है और दूसरी तरफ से उसका सेकंड क्लोन भी आ, लेकिन वो सीनियर भी कुछ कम नहीं था, वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए किक मारता है, जिसके थ्रू वहाँ पर लुओ फेंग जो था वो यहाँ पर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद अब वो लुओ फेंग के ऊपर भारी पड़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो सिर्फ सोच रहा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर लुओ फेंग के 5 क्लोन्स आ चुके थे, तो अब वो कहाँ कहाँ और किस किस को पीटेगा, जिसके चलते अब लुओ फेंग की डोमिनेंस इस मैच के अंदर साफ नज़र आ रही थी, जहाँ पर वो लुओ फेंग को उठा उठा के पटक रहा होता है और अपने हाथ पैरों को भी अब टाइट करने लग पड़ा था। लेकिन लुओ फेंग वहाँ पर
उठ के खड़ा हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बार काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं उसके सारे के सारे क्लोन्स और अब यहाँ पर अटैक करने लगे थे। उसके क्लोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो रहे होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि भले ही तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल बॉडी हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच का जो गैप है ये कभी भी कवर नहीं हो सकता। हालांकि वो बातों करने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके होते हैं कि लुओ फेंग को अब मौका मिल चुका था और वो धड़ाधड़ चारों ही तरफ से अटैक कर रहा था। बट ये सीनियर ये भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था और इसकी फ्रस्ट्रेशन फाइट के अंदर साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि वो लगातार अटैक करने के चक्कर में चारों ही तरफ को हाथ पैर चला रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि अगर वो चारों ही डायरेक्शन के अंदर फाइट करेगा तो फिर इससे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अभी भी काफ़ी इजीली फाइट कर पा रहा होता है। लुओ फेंग को तो उठा के काफ़ी दूर फेंक कर मारता, इवन उस जगह को ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अभी भी लुओ फेंग उठकर खड़ा हो जाता है और लुओ फेंग ये कह रहा होता है कि अभी ये ओवर नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब तो लुओ फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद यानी कि अपने ट्रम्प कार्ड को भी समन कर लेता है और अब अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने वाला था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब सीनियर भी अब अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद को देख के कुछ देर के लिए तो शौक में ही आ जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर असली तमाशा बाकी था, क्योंकि यहाँ पर जो अपना गोल्डन हॉर्न बहमूद होता है उसने कास्ट कर लिए थे अपने 7 क्लोन्स को। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा था कि ऑल दो ह्यूमन जो है वो 5 फॉर्म्स को कास्ट कर सकता है, लेकिन मेरा गोल्डन हॉर्न महमूद ये आराम से 9 फॉर्म को कास्ट कर सकता है। जिसके बाद तो अब यहाँ पर इस सीनियर की धज्जियाँ उड़ने वाली थी और वो चारों ही डायरेक्शन के अंदर देख रहा होता है। लुओ फेंग को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे एडवाइस करिए। जिसके बाद अपना गोल्डन हॉर्न बहमूद काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। अब इसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नोलानसन हिल फैमिली का लीडर खड़ा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा हाफतावा सांस ले रहा होता और कह रहा था कि तुम अब तो लॉर्ड बन चुके हो गैलेक्सी के, तुम्हारे पास में बिलियन ऑफ प्लैनेट हैं और तुम इन सारे के सारे प्लैनेट्स को ही कमांड कर सकते हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ अब मुझसे कहीं ज़्यादा हो चुकी है और अगर मैं ऐसे ही अपने एनिमी की टेरिटरी के अंदर रहूँगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं यहाँ पर परेशानी में फंस जाऊँ। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो यही सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और रोबोट यहाँ पर मौजूद था और वो ये कह रहा होता है कि मैंने सारा का सारा ह्यूज डाटा और एल्गोरिदम को डिस्कस किया है और मैंने इसको पूरे तरीके से एनालाइज भी कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के अंदर रहेंगे तो फिर ये आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। ये सुनने के बाद तो नोलानसन हिल फैमिली के जो लीडर था उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो अपनी चेयर पे जैसा का तैसा बैठा रह जाता है और यहाँ पर उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि बंदा बेहोशी हो गया है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो रोबोट था वो उससे भी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो एक रोबोट ही था और उसे कैसे पता था कि यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल करना है। दूसरी तरफ 9th क्वीन को भी देखते हैं और वो अपने ग्रैंडपा के सामने आके कह रही होती है, ग्रैंडपा यहाँ पर बुसान के जो मेंबर हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है हमारे बारे में, हर तरफ से अंधाधुन हमारे बारे में ये रिपोर्ट हो रही है कि हम लोगों को मार रहे हैं और हम क्राइम्स को कमिट करे जा रहे हैं और ये सारे के सारे क्राइम्स हमारे सर पर न जाने कौन मंड रहा है। जिसके चलते अब लुओ फेंग भी यहाँ पर गैलेक्सी का लॉर्ड बन गया है। हमें इन सारे लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि अगर हमने इसके जवाब दे ही ना की तो फिर मुझे डर है कि यहाँ पर हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा दब्बा भी लग सकता है। तभी ग्रैंडपा उठ के खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और हमें अभी सारी सिचुएशन को फेस भी करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर इससे हमारा ही नाम ख़राब होने वाला है। और वो ये भी कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग तुम यहाँ पर सारे के सारी चीज़ों को अपने पास में चुरा कर रख रहे हो, मतलब कि एक तरीके से सारा इशू तुम अपने कंट्रोल में कर रहे हो। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग भी अब अपनी सारी पावर को इकट्ठा कर रहा होता है और अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हुए ये कह रहा था कि मेरा गोल्डन हॉर्न बहमूद जो है वो ऑलरेडी यूनिवर्स लेवल के 9th लेवल के ऊपर पहुंच चुका है और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो गया है। फिर लुओ फेंग ये कहने लग जाता है कि जो मेरी वाइन है वो भी 6 लेवल पे पहुंच गई है यूनिवर्स के, जिसे देखने के बाद लुओ फेंग काफ़ी खुश भी हो रहा था और कह रहा था कि मेरा ह्यूमन बॉडी क्लोन भी अब 9th लेवल पे पहुंच गया, वो भी स्टार लेवल के। अब लुओ फेंग के पास में काफ़ी सारा सपोर्ट था, जिसके चलते लुओ फेंग ये कह रहा होता कि अब मैं वॉर के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही हमें सीन काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से दिखाया जाता है। हालांकि इसके बाद अब वो वक्त आ चुका था कि लुओ फेंग अपनी पूरी फैमिली एंड सारे लोगों को छोड़ के इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाए, क्योंकि अब इसका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा जो कि अब इन 1000 लोगों के बीच में होने वाला है।
लुओ फेंग थोड़ा सोच रहा था और ये कह रहा होता है कि बिलियंस ऑफ लोगों के अंदर, यानी कि जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उनमें से सिर्फ 1000 फाइनलिस्ट को चुना गया है। ये वाकई ईजी नहीं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अब अपनी फैमिली की तरफ को पलट कर देखता है, जहाँ पर उसकी पूरी की पूरी फैमिली खड़ी थी। उसके गार्ड्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसके बच्चे दोनों वहाँ पर उछल कूद कर रहे थे। जहाँ पर लुओ फेंग का एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा शरारती है, लेकिन दूसरा थोड़े शांत स्वभाव का ही है। लुओ फेंग की वाइफ शूशिन भी उसे देखकर उसे सपोर्ट कर रही थी और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग ऊपर स्काई की तरफ देखते हुए ये कह रहा होता है कि ब्रदर होंग तो अपने कल्टीवेशन पाथ को चूज़ करके उसके ऊपर चल रहे हैं और अब वक्त आ चुका है कि मैं भी यहाँ पर जाऊँ। जिसके साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अब अपने नेक्स्ट कंपटीशन के लिए वहाँ से चला गया था और अब सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है उसी जीनियस बैटल के अंदर, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो 1000 पार्टिसिपेंट्स जो थे वो धीरे धीरे करके इस जगह पर एंटर कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इन 1001 पार्टिसिपेंट्स, ये जो जीनियस हैं, ये सारे के सारे अलग अलग जगह से गैदर हुए हैं सिर्फ एक जगह पर। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से इन पार्टिसिपेंट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि अब जो यहाँ पर मेरे सामने कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सारे के सारे टॉप टैलेंट्स हैं और मुझे इनके अगेंस्ट में फ़ाइट करनी है। तभी लुओ फेंग देखता है कि यहाँ पर फेंग भी आ चुकी है और लुओ फेंग उसकी तरफ को ही देख रहा था। साथ ही यहाँ पर रोंग जुन भी आ जाता है, लुओ फेंग की तरफ को इशारा करता है, तो फिर काफ़ी तेज़ी के साथ दोनों आगे की तरफ को बढ़ जाते हैं। ये दोनों तुरंत ही उस एरिया के ऊपर लैंड करते हैं और फिर धीरे धीरे करके बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी देख रहे थे, जो कि अपने अपने हिसाब से आ चुके थे और सभी बातें कर रहे होते हैं अदर पार्टिसिपेंट्स के बारे में। स्पेशली वो ये बात कर रहे थे कि उनके सामने जो मेन खतरा आएगा उसे कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर फेंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हमें नज़र आ रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोगों की नज़रें एक बंदे के ऊपर होती हैं और ये बंदा एक यूनिवर्स का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर था, जिसे देखने के बाद तो लुओ फेंग भी ये कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जीनियस है और इसका नाम ब्रांड है। जिसके साथ ही रोंग जुन को देखते हैं, रोंग जुन भी इसी को देख रहा होता है और सारे के सारे लोगों की नज़रें इस ब्रांड नाम के वॉरियर के ऊपर थी। इसका तो एक अलग ही लेवल का जलवा होता है, क्योंकि सारे के सारे लोग जैसे ही उसने एंट्री मारी सब उसे ही देख रहे थे जैसे कि कहानी का असली हीरो वही हो। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके साथ में एक लेडी और थी और उसका नाम ऊका होता है। वैसे इसके साथ में आईवी थी, लेकिन यहाँ पर अब वो ये पूछने लग जाती है कि वैसे कैसा लगता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के, क्योंकि सारे ही लोग तुम्हें देख रहे हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं करता। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी लोग यही सोच रहे थे कि भाई आखिर ये बंदा है क्या चीज़ है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो लेडी उससे बात कर रही थी ये एक प्रिंसेस है मान का नाम के एक स्टार प्लैनेट की, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी है। इसके अलावा जो इसकी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है। जिसके बाद रोंग जुन लुओ फेंग से कहता है कि बेटा जी, लेकिन असली जो बंदा है वो वहाँ साइड में खड़ा हुआ है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर गैलेक्सी नाम का ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अपने ओपोनेंट को मारता है और एक ही बार में उसको ख़त्म भी कर देता है। ये सुनने के बाद तो लुओ फेंग लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, क्योंकि उसके लिए ये एक बड़ी चीज़ थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और लड़की आ चुकी थी। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्लैन से आई हुई होती है और ये जो लड़की है ये मुनरो क्लैन से, आई चैन इसका नाम है। जिसके साथ ही रोंग जुन इसके बारे में भी बता रहा था। तभी लुओ फेंग कहता है कि हाँ, इसके बारे में तो मैं जानता हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि फेंग काफ़ी ज़्यादा मुंह बना के साइड में खड़ी हुई थी और साथ ही हमें एक और वॉरियर देखने के लिए मिलता है जो कि कुछ वियर्ड तरीके से ही चल रहा था, जैसे कि उसका सूट उसको थोड़ा टाइट आ रहा हो। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस कंपटीशन के होस्ट भी अब इस जगह पर आने वाले थे और जैसे ही वो यहाँ पर अपीयर होते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ शानदार तरीके से एंट्री मारते हैं भाई साहब। हालांकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करते हैं तो आसपास ढेर सारा प्रेशर रिलीज़ होने लगा था और ये प्रेशर ऐसा था कि लोग ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इवन वो जो प्रिंस थी वो भी ढंग से सांस नहीं ले पा रही होती। इवन यहाँ पर जो बंदा जिसके बारे में अभी कुछ वक्त पहले रोंग जुन ने बताया था वो भी ऐसे ही सफोकेटेड होकर सांस ले रहा होता है। सभी लोग इसके बारे में बात करते हुए ये कह रहे थे कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी रोंग जुन कहता है कि ये जो 9 रियल्म का वनरेबल मास्टर है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और पावरफुल है ये। हालांकि उसका प्रेशर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का होता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके उस प्रेशर को शांत करवाने लगा था, क्योंकि आसपास जितने भी वॉरियर मौजूद होते हैं सभी की हालत उसके प्रेशर से ख़राब हो रही थी। और लुओ फेंग तो अब मुंह खोल खोल के सांस ले रहा होता है, क्योंकि उसकी हालत अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो ढंग से यहाँ पर
सांस भी नहीं ले पा रहे थे, जिसके चलते वो मास्टर तुरंत ही अपने सारे ही प्रेशर को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर लुओ फेंग और फेंग वापस से एक बार फिर नॉर्मल सी सिचुएशन में आ गए थे। इवन फेंग ताना मारते हुए कह रही थी कि कुछ इमोर्टल तो इसके सामने टिक भी नहीं सकते। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि किसके बारे में बात कर रही हो, तो वो कह रही थी कि कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। जिसके बाद लुओ फेंग अब फाइनली इस मास्टर के पास को देखने लग गया था, जो कि अब सभी के सामने अनाउंस करते हुए ये कह रहा होता है कि आप सभी में से जो 1000 लोग सिलेक्ट हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सबके सामने आप जीनियसिस को कॉन्ग्रेचुलेट करूँ। और अब जो कॉम्पिटिशन होने वाला है वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे होगा, क्योंकि आपका सेकंड स्टेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और टैलेंटेड लोगों के लिए होगा। जिसके बाद वो ये कहने लग रहा था कि 1001 कंट्री के अंदर से हमने 1000 लोगों को हर एक कंट्री के अंदर से चुना है। इसके चलते आप लोग टोटल में 1,80,000 हो चुके हैं और ये सारे के सारे जीनियसिस मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इस कंपटीशन के अंदर इसी स्टेज में मैं सभी को काफ़ी ज़्यादा वेलकम करना चाहूँगा। लेकिन मैं अभी आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया और जीत को हासिल कर लिया तो फिर हम आपको एक बहुत ही बड़ा इनाम देने वाले हैं। वो ये भी बता रहा होता है कि यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सभी जीनियस हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मैं अब आपको ये शॉकिंग न्यूज़ देना चाहूँगा कि आप हर एक 1000 बंदे के अंदर से हमने एक बंदे को चुना है। तो फिर टोटली हमने आप में से कुछ को एलिमिनेट कर दिया है और अब आप में से कुछ ही ट्रायल के अंदर जाएंगे। ये जो ट्रायल होगा इसके अंदर 60 ट्रायल रहेंगे और 7 ही फ्लोर्स होंगे, जिनको कंप्लीट करते हुए आपको आगे जाना है। आपके सामने ढेर सारे एनिमीज़ भी होंगे। जितना ज़्यादा आप इस कंपटीशन के अंदर आगे जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लेवल्स यानी कि आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। वो ये भी बता रहे होते हैं कि डेथ टावर के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम करना होगा और आगे जाके और भी ज़्यादा पावरफुल ट्रायल आपके सामने होंगे, जिसके अंदर आपको टावर्स को पूरे तरीके से कंप्लीट करते हुए लगातार आगे की तरफ को बढ़ते जाना है। लेकिन अब आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल भी रहना होगा। लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और बाकी सारे जीनियसिस भी बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तब वो ये कहता है कि फाइनली मैं अब आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने सिलेक्टेड लोगों में से हमने वापस से रील सिलेक्शन किया है, जिसके चलते अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी में से 7300 लोगों को वापस से रीसिलेक्ट किया गया है। तो मतलब अब आपको आगे जाके फ़ाइट करनी है। जिसके साथ ही जब वो ये बात बता रहा होता है तो सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भर जाते हैं कि आखिर अब ये आगे क्या कहने वाला है। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि बड़े बड़े फाइटर्स भी अब उसकी बात को काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि अब वो आगे ये कह देता है कि बचे हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये सुनने के बाद तो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ को तो बहुत ही गुस्सा आता है। आधे से ज़्यादा लोग अपने पैर पटकने लगे थे, लेकिन अब वो यूनिवर्स के इस लॉर्ड के सामने क्या ही कह सकते होते हैं। वो तो वहाँ से अपना सारा का सारा बयान सुना के भाग गया था और यहाँ पर सारे के सारे लोग अपना सर पटक रहे होते हैं, क्योंकि सभी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों का ही जीनियस का जो कंपटीशन होने वाला था उसका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना लुओ फेंग उसे सक्सेसफुली सिलेक्ट कर लिया गया था। और यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रायल होने वाला था वो एक टार के अंदर था और यहाँ पर ब्लड मेहमत आने वाले थे। ये जो मेहमत होते हैं वो 10,000 थे टोटल संख्या के अंदर और अब इन सभी को लुओ फेंग को ख़त्म करना था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मेहमत होते हैं वो तो लुओ फेंग को देख के कुछ ज़्यादा ही पगला जाते हैं और लुओ फेंग की तरफ को आगे बढ़ रहे थे। तभी लुओ फेंग इनको देख के ये कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से अपने इलाइट ट्रेनिंग कैंप के अंदर आ गया हूँ। वैसे तो इसी ट्रेनिंग कैंप के अंदर मैं अपने बिग ब्रदर यानी कि ब्रदर होंग से मिला था, जो कि वहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक ट्रेनिंग उस जगह पर कर रहे थे। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्लड मेहमत आगे आ रहे थे तो फिर लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी आर्मामेंट को निकाल लेता है, क्योंकि लुओ फेंग इस मैच को ज़्यादा आगे तक नहीं खींचना चाहता था। वो जल्द से जल्द इसको ख़त्म करके अपने सेकंड राउंड के अंदर जा रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग इतनी तेज़ी के साथ परफॉर्म कर रहा था कि सक्सेसफुली वो अपने सेकंड फ्लोर पर भी पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने थर्ड फ्लोर को भी क्लियर करता है और यहाँ पर काफ़ी दमदार तरीके से फाइट कर रहा होता है। अपने सामने आने वाले हर एक अड़चन को वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा था और लुओ फेंग को देखकर ये लग रहा होता है कि लुओ फेंग पूरे ही जोश के अंदर है और उसका जोश एकदम ही हाई हो चुका है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा चिल्ला भी रहा था, क्योंकि अब तो उसका फाइटिंग मोड ओपन हो चुका था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि स्क्रीन के ऊपर और भी बाकी सारे वॉरियर्स हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ पर बाकी सारे वॉरियर्स जो थे वो भी काफ़ी शानदार तरीके से फाइट कर रहे थे। लगातार
लगातार स्क्रीन के ऊपर उन सभी लोगों के नाम आते जा रहे होते हैं। साथ ही आई चैन को भी देखते हैं। आई चैन देखने में वैसे तो एक क्यूट सी लड़की ही है, बट इसकी फाइटिंग स्किल्स देखने के बाद पता चलता है कि असल में लड़की के अंदर काफ़ी दम है और ये इतनी आसानी से अपने सामने आने वाले ओपोनेंट को छोड़ने भी नहीं वाली। रोंगजुन को भी देखते हैं जो कि अपने सामने खड़े हुए सारे ही ओपोनेंट को लगातार धो रहा होता है और वो उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा था। इसके अलावा वो एक और वॉरियर जो कि कुछ अजीब ही तरीके से चलता है क्योंकि उसका सूट थोड़ा टाइट है, इसी के चलते वो भी यहाँ पर अपने सारे ही ओपोनेंट्स को काफ़ी आराम से हरा दे रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग धड़ाधड़ अपने ओपोनेंट्स को मारे जा रहे होते हैं, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की ऊका उर्फ ऊकी था, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फाइट कर रही होती है और लुओ फेंग को देखता है जो कि अपने सामने आने वाले ओपोनेंट्स को धड़ाधड़ पीटे जा रहा था। एंड गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।